नमो नमो मित्रों। सन 1947 को जब भारत का विभाजन होता है तो भारत को दो भागों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो भाग थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान कुछ दिनों तक तो जैसे तैसे चलता रहा, लेकिन 1971 में जाकर के वहाँ पर जो बंगाली जनता थी उसका पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध और संघर्ष चालू हो जाता है। उन्हें स्वतंत्रता की सूझती है, वे अपने लिए स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करते हैं। उन्हें अपनी बंगाली संस्कृति और बंगाली भाषा ज़्यादा अजीज़ लगती है, ज़्यादा प्रिय लगती है बनिस्बत इसके कि वे अपनी अपनी मुस्लिम पहचान को पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के साथ बनाए रखें। ऐसे में एक संगठन का उदय होता है जिसे मुक्ति वाहिनी कहते हैं, जिसके कि सर्वे सर्वा होते हैं शेख मुजीबुर रहमान। इस मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सैनिक संघर्ष खोल दिया और अंततः जाते जाते 1971 ईस्वी में इसको भारत की सहायता से सफलता मिलती है और एक नवीन देश बांग्लादेश का उदय होता है। शेख मुजीबुर रहमान को बड़ा मान सम्मान मिलता है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा गया और उन्हें बंगबंधु कहा गया। पाकिस्तान 1971 में पाकिस्तान से 1971 में आज़ाद होने के पश्चात बहुत ज़्यादा दिन तक वहाँ पर लोकतंत्र नहीं रह पाया और 15 अगस्त 1975 ईस्वी को वहाँ पर पहला तख्ता पलट होता है कि मुश्ताक अहमद जो सेना के एक बड़े अधिकारी थे, उन्होंने शेख मुजीब, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटों समेत परिवार के कुल 18 सदस्यों की हत्या कर दी। शेख हसीना, उनकी 2 पुत्रियां शेख हसीना और शेख रेहाना बच गई क्योंकि उस समय वे छुट्टियां मनाने यूरोप में गए हुए थे और जर्मनी में थी। इस तरह जो कि पाकिस्तान की बर्बरता से आजिज आकर के जिसने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की और पाकिस्तान से एक आज़ादी पाई, उस देश में लोकतंत्र अभी अपनी जड़ जमा भी नहीं सका था कि वहाँ पर 1975 को तख्ता पलट हो जाता है। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी। बांग्लादेश में सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं हुआ है, बांग्लादेश में आज तक कुल 6 बार तख्ता पलट के प्रयास हुए हैं, जिसमें से 3 को सफलता मिली है और 3 असफल हुए हैं। जो सफल तख्ता पलट हुए हैं वे 1982 में हुए, 2007 में हुए और रिसेंटली 2024 का तख्ता पलट हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1977, 1996 और 2011 को भी वहाँ पर तख्ता पलट के प्रयास हुए, लेकिन वे असफल सिद्ध हुए और उनकी संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया। ऐसे में हम देखते हैं कि बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो देश जो अपने लिए स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी सांस्कृतिक आज़ादी, लोकतंत्र, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज़ादी का बिगुल फूंकता है, आज़ाद होता है, उस देश में इतने ही जल्दी डेमोक्रेसी अपनी सहसवा मस्ता में ही दम तोड़ देती है। और देखें तो लगभग 50-52 बरस हो गए हैं बांग्लादेश की आज़ादी को, लगभग 53 बरस, 1971 से देखा जाए तो 53 बरस हो जाता है। 53 बरस की आज़ादी में 25 बरस वहाँ पर सैनिक शासन रहा है, जो तख्ता पलट के पश्चात वो सत्ता में आते हैं। वर्तमान तख्ता पलट के अगर कारणों पर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पर नौकरी और शिक्षा में 56% आरक्षण की व्यवस्था है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो देश, जिस देश में युवा शक्ति अधिक हो, संभावनाएं और रोजगार के अवसर कम हो, तो वहाँ पे सरकारी नौकरियों की लालसा बहुत होती है। शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए आरक्षण और इन सब की मांग सभी लोग करते हैं। ऐसे में जब किसी देश में 56% आरक्षण हो जाए तो जाहिर सी बात है युवाओं में असंतोष तो होना स्वाभाविक था। युवाओं में असंतोष हुआ, वे नौकरी और शिक्षा संस्थानों में 56% आरक्षण का विरोध कर रहे थे और इस 56% आरक्षण में से 30% आरक्षण जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में शामिल जो सेनानी थे उनके परिजनों को 30% आरक्षण दिया गया था। हालांकि लोगों का और युवकों का विद्रोह देखते हुए सरकार ने इस 30% के आरक्षण पे कई साल पहले ही रोक लगा दिया था, किंतु इसके विरुद्ध जब अपील होती है तो हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को पुनर्बहाल कर दिया। जून 2024 में पुनः विद्यार्थियों का एक बार इस आदेश के खिलाफ, इस आरक्षण के विरुद्ध विद्रोह पनपता है और सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के इस 30% आरक्षण को घटा करके पुनः 7% कर दिया।
धीरे-धीरे करके यह आरक्षण वाला जो आंदोलन था, आरक्षण को लेकर जो आंदोलन था, वो तो समाप्त हो गया, किंतु विदेशी ताकतों को इससे एक मौका दिखाई दिया, जिससे कि वो शेख हसीना को, जो कि वहाँ की निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनको सत्ता से बेदखल करने का उन्हें मौका दिखाई दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ घटनाएँ कुछ ऐसी घटी कि शेख हसीना वाजेद को न तो अमेरिका पसंद कर रहा था, न तो चाइना पसंद कर रहा था और पाकिस्तान तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करेगा। क्योंकि न तो वो चाइना के दबाव में आ रही थी, न तो वे अमेरिका के दबाव में आ रही थी। कुछ समय पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था कि अमेरिका यहाँ पर ईस्ट तिमोर जैसा एक क्रिश्चियन कंट्री स्थापित करना चाहता है। अमेरिका का शेख हसीना वाजेद से जो विरोध है, उसका एक कारण और भी है कि एक 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 सेंट एनली नामक ऐसा कुछ एक द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, जिस द्वीप पे अमेरिका अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहता है और शेख हसीना ने उस द्वीप को अमेरिका को देने से मना कर दिया। वो कहा कि जब हमारे यहाँ कोई विद्रोह नहीं है, क्षेत्र में शांति है, तो हम ऐसे किसी बाहरी ताकत को अपने यहाँ सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्हें यह भय था कि अगर यहाँ सैनिक अड्डा बन जाएगा तो हो सकता है उनके देश का बँटवारा हो जाए, उनका देश में टूटन पैदा हो जाए। इस भय से उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी और उन्होंने अपने राष्ट्रहित को प्रमुखता देते हुए अपने राष्ट्रहित में कार्य किया। यह बात अमेरिका और विदेशी ताकतों को चुभी और विदेशी ताकतों ने आग में घी डाला इस आंदोलन के समय और हम देखते हैं कि उनकी यह योजना फलीभूत होती है और सीआईए, चीन और आईएसआई के रास्ते का कांटा जो हसीना बनी हुई थी, उस रास्ते को कांटे को उन्होंने इस आंदोलन के ज़रिए निकाल के फेंक दिया। अब बांग्लादेश में उनके लिए रास्ता खुल गया है, रास्ता उनके लिए उनके मनमुफीद हो गया है और वहाँ पे जो भी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से इनके पक्ष की सरकार होगी और इनके कथनानुसार ही चलेगी। यदि हम भारत के नज़रिए से देखें तो शेख हसीना का भारत के प्रति रुझान और भारत के प्रति समर्थन उनका जग ज़ाहिर था। वे भारत के मित्र के रूप में अपने आप को न सिर्फ प्रस्तुत करती थी बल्कि वो करके भी दिखाती थी। हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर में जो आतंकवादी समूह हैं, उनके छोटे-छोटे जो ग्रुप थे वे वे बांग्लादेश में जाकर के शरण लिया करते थे। शेख हसीना जब से वहाँ पे सत्ता में आई तो ढाका और कॉक्स बाज़ार में छिपे हुए जो भारत विरोधी आतंकवादी थे, उनको उन्होंने मार भगाया, उनके हाइडआउट्स को उन्होंने समाप्त किया और अपनी ज़मीन का उपयोग उन्होंने भारत विरोधी गतिविधियों को करने से सख्त मनाही कर दी। इससे पूर्वोत्तर में हम देखते हैं कि आतंकवाद में आमूल-चूल परिवर्तन आता है, आमूल-चूल कमी आती है और जो पूर्वोत्तर भारत का इलाका है, वो लगभग शांति होने की कगार पे था। उन्होंने न सिर्फ़ इतना किया बल्कि उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को जो कि सिर्फ़ एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक से एक छोटी-सी पट्टी से जुड़ा हुआ है, वहाँ तक वहाँ तक मुख्य भारत की मुख्य भूमि से संचार व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, संचार व्यवस्था हो सके, इसके लिए उन्होंने चट्टोग्राम और मोगला पोर्ट को भारत को प्रयोग की अनुमति दी। हम जानते हैं कि चट्टोग्राम और मोगला पोर्ट का विकास चीन ने ही किया है और चीन को यह बात खटक रही थी। पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भूमि से जोड़ने में चट्टोग्राम और मोगला पोर्ट के प्रयोग की अनुमति से भारत को बहुत सहायता मिली। लेकिन अब जबकि शेख हसीना वाजेद वहाँ से सत्ताच्युत हो चुके हैं, अब निश्चित रूप से वहाँ पर उनके विरोधी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या फिर और जमाते इस्लामी का वहाँ पे सत्ता पे कब्जा होगा। तो अब ये भारत के प्रति किस तरह का रुख रखते हैं, भारत को पारगमन की सुविधा देते हैं या नहीं देते हैं, ये देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से भारत के हितों के लिए ये अच्छा नहीं हुआ और भारत द्रोहियों को जो उन्होंने निकाल फेंका था, अब कहीं ऐसा ना हो कि उनके जाने के पश्चात एक बार पुनः से भारतद्रोहियों को वहाँ पे शरण स्थली मिल जाए और पुनः पूर्वोत्तर भारत एक बार आतंकवाद की चपेट में आ जाए, ऐसी आशंका है। दक्षिण अफ्रीका में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इस दोतरफ़ा व्यापारिक साझेदारी से न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश को भी लाभ हो रहा था। भारत बांग्लादेश में बहुत सारी परियोजनाओं में भारत ने इन्वेस्ट किया है, भारत ने वहाँ पे रेल लिंक्स में इन्वेस्ट किया है, भारत ने वहाँ वहाँ बिजली ट्रांसमिशन में इन्वेस्ट किया हुआ है, भारत वहाँ गैस पाइपलाइन बिछा करके उसको गैस की आपूर्ति करता है, भारत उसको पेट्रोल डीजल की आपूर्ति करता है। तो इस तरह से उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए और उसके उसके व्यापार के लिए भारत एक बहुत ही बड़ा साझेदार देश था। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि किस तरह की वहाँ सरकार बनती है और उसका भारत की तरफ क्या रुख होता है और भारत किस तरह से अपने विदेश नीति को
संचालित करता है वो देखना पड़ेगा। शेख हसीना वाजिद का वहाँ से चले जाने का भारत के लिए जो खतरा, जो कि विशेषज्ञ खतरा बता रहे हैं कि क्या खतरा हो सकता है, उनमें से अगर हम एक-एक करके हम कुछ देखें तो हमें पता चलता है कि निश्चित रूप से वहाँ शेख हसीना वाजिद जैसी एक मित्रता पूर्ण भाव रखने वाली सरकार तो वहाँ बनेगी नहीं। तो निश्चित रूप से एक भारत विरोधी सरकार बनेगी। वहाँ पे जमात-ए इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनेगी जो कि पाक समर्थक है। इनकी सरकार बनने से हम जानते हैं कि वहाँ पे आईएसआई और चीन का प्रभुत्व बढ़ेगा। पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा को भी खतरा बढ़ जाएगा और इसके साथ-साथ हमें देखते हैं कि क्षेत्रीय शांति को धक्का लगेगा। बांग्लादेश हमारे आस-पास हम अगर देशों को देखें तो बांग्लादेश कुल मिला-जुला कर के थोड़ा बहुत एक शांत देश था। लेकिन अब जब कि वहाँ पे आंदोलन हो कर के वहाँ पे एक तख्तापलट हुआ है, वहाँ पे एक चुनी गई सरकार को अपदस्थ किया गया है, तो निश्चित रूप से बांग्लादेश एक टर्मॉइल और एक उथल-पुथल की स्थिति से गुज़रेगा। इससे क्षेत्रीय अशांति को बल मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों को वहाँ पे शरण मिल सकती है, भारत में अवैध घुसपैठ बढ़ सकता है, वहाँ पे जो 8% हिंदू बचे हैं, उनके उनका उनका मारा जाना, वहाँ पे हिंदू धार्मिक स्थलों में तोड़-फोड़ होना, इस तरह से कुछ घटनाएँ घट सकती हैं, जिससे क्षेत्र में अशांति का माहौल होगा। और इन सब के ऊपर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की जो विकास यात्रा थी, उसको निश्चित रूप से धक्का लगेगा। क्योंकि एक शांत देश में ही निवेश आता है और एक शांत देश ही दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से व्यापार कर सकता है। अब जब देश में अशांति फैल जाती है तो वहाँ पे न तो निवेश आता है और न ही वो व्यापारिक अवसरों का लाभ उठा पाता है। ऐसे में देखना होगा कि वहाँ पर किस तरह की सरकार आती है और अपने देश के व्यापार को लेकर के, दूसरे देशों के संबंधों को लेकर के और दक्षिण एशिया में भारत से खास तौर से संबंधों को लेकर के वो अपनी किस तरह की नीति अपनाती है, उसपे बांग्लादेश का भविष्य तय करेगा। आशा करते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ अच्छा हो, भारत और बांग्लादेश एक अच्छे पड़ोसी की भाँति रहें और दोनों एक-दूसरे का समर्थन करते रहें। क्षेत्र में शांति फैले, यही आशा है। आशा है कि आपको ये चलचित्र अच्छा लगा हो। कृपया अच्छा लगा हो तो इस चलचित्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।